तो दोस्तों आपको बताते हैं, मोदी जी का यूएई में गया है अबू धाबी में, वो उनसे मुलाकात करने के लिए। ये रहा गौरव शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अबू धाबी पहुंचे हैं और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर सुबह पहुंच गए थे दुबई में। तस्वीरें सामने आई है। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एमपी हाई कोर्ट के फैसले का खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। इससे पहले यूएई के एयर स्पेस में दाखिल हुए तो उनके सम्मान और F-16 विमान तैनात कर दिए गए। अभी मोदी थे, मोदी जी का मोहम्मद बिन जायद से ये मुलाकात के लिए MB जेड का फुल फॉर्म है मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात के लिए। भारत ये बात तो होता है, आज फ्रेंडशिप बन गई है। ये कैसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इन कहते साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिखाया है। यह बहुत ही सराहनीय है। बहुत अहम रही है और इस मुलाकात को बहुत अलग अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है। मेजर गौरव हमारे साथ हैं। मेजर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 4 घंटे की मुलाकात, क्या वाकई कम समय में आपको लगता है कि बड़ी मुलाकात? नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है जी। इसमें एनर्जी सिक्योरिटी जो भारत की है वो बहुत बड़ी चीज़ एक सामने रखी गई है और एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ही पूरा का पूरा मामला है। जो भी हम समस्याएं फेस कर रहे हैं गौरव, दैट इज मोस्टली ड्यू टू एनर्जी सिक्योरिटी। यूएई हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है, आज से दशकों से बहुत ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री की विजिट है, जो डील साइन करी है वहाँ पे, तो ये सब कुछ सिग्नेचर्स हुए हैं, ये दिखाता है कि रिलेशनशिप इतनी मजबूत है। पहली चीज। दूसरी चीज, एनर्जी आती रहनी चाहिए। अब बात चल रही है अंडर सी पाइपलाइन, अंडर सी पाइपलाइन की बातचीत चल रही है ओमान के थ्रू। तो ये नेक्स्ट स्टेप होगा एनर्जी सिक्योरिटी। आपको लगता है कि एक तरफ हॉर्मोज की वजह से जो दिक्कत आ रखी है और इस बीच यूएई पहुंचना, यूएई में मुलाकात होना कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ भारत को, खासतौर पर आप एनर्जी सेक्टर को ऑलरेडी जिक्र कर रहे हैं समझौते के साथ, इस मुलाकात के साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे बहुत बड़ी मोदी का प्लेन बड़ा है। देखिए, एक आप फिक्स कर लेते हैं कि हमें इतना सामान चाहिए। आज मोदी जी का देखा है, ऐसे प्लेन बहुत बड़ा साइज है, बोइंग में है ना। वो एक अलग चैलेंज है। तो आप अगर फुजीरा से भारत यूएई का व्यापार से लेकर आएंगे, वो देखना पड़ेगा किस तरीके से लेकर आएंगे व्यापार। इस विजिट प्रधानमंत्री भारत का दूसरा से एक बात ये तय हो गई है, फ्यूचर जो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का, वो एक जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। चलिए, मुलाकात हुई है 4 घंटे की पूरी दुनिया में। इनफैक्ट 4 घंटे का पूरा दौरा था जो प्रधानमंत्री वहां पर गए और कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आगे बढ़ता हूँ, भारत और यूएई संबंधों पर ईरान मोदी जी का प्लेन बड़ा है। ये भी बहुत भाई मोदी जी का प्लेन तो बहुत बड़ा लग रहा है। इसके साथ कैसे रिश्ते, तुम्हारा प्लेन तो बड़ा लग रहा है नरेंद्र मोदी। सबसे अहम भारत और ईरान के शरीफ का प्लेन तो देख रहा है, छोटा प्लेन है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। बहुत सारे देशों के ईरान का बयान, मंत्री वो भारत पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री का यूएई दौरा, ईरान के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट, मेजर गौरव आया। भारत को तय की थोड़ा सा ये समझने की आपसे कोशिश करूंगा कि विरोधाभास आपको लग रहा है कि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है यूएई और इंडिया के रिलेशंस को लेकर। क्योंकि उनके कंफर्ट जी, हमारे यूएई के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, हमारे ईरान के साथ भी है। कल अगर यूएई हमसे बोले कि साहब आप ईरान के साथ क्यों खड़े, जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था भारत ने कंडेम करा था, जब ब्रिक्स ने कंडेम करा था, इंडिया वाज आल्सो ऑन द सेम। आचार्य हमारा भारत ईरान खास तौर से भारत में बहुत लोग अपसेट हुए थे जब मिनाब में एक स्कूल में 168 मासूम बच्चे मारे गए एंड दे वर किल्ड बाय एन अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल। तो भाई ये तो गलत है, जो गलत है सो गलत है। लेकिन भारत एक खुद मुख्तार थे,
तो ये ईरान को भी समझना पड़ेगा कि ईरान डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप किसके साथ खड़े हैं। कि बहुत लोगों ने कोशिश करी है, ये चाइना ने भी कोशिश करी है, अमेरिका ने भी कोशिश करी है। हम भारत के साथ खड़े हैं। सबसे पहले आरक्षी साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ बड़ी इज्जत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, हम भारत के साथ हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आज का यही समाचार है। भारत वहाँ पे जाएगा, अगर भारत को यूएई के साथ फायदा होगा भारत वहाँ जाएगा, अगर ईरान के साथ होगा वहाँ पे जाएगा। हम किसी के साथ नहीं, हम सिर्फ भारत के साथ। अभी पूरी दुनिया में कूटनीति इसी पॉइंट के ऊपर चल रही है कि ईरान कितने देशों को अपने साथ ला पाता है, एटलीस्ट दिखा पाता है, एटलीस्ट न्यूट्रल वाली पोजीशन में पहुंचा पाता है कि आप उधर ना हो इधर ना हो, आप बीच का रास्ता अपनाएं। आमतौर पर भारत का इस तरह से स्टैंड रहा भी है, लेकिन कहीं जाना, किसी समझौते पर दस्तखत करना, इसका मतलब ये भी होगा कि हाँ ईरान के खिलाफ हो गया भारत। ये तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। देखिए हम आज से तेल नहीं खरीद रहे यूएई से, हम तो बहुत समय से खरीद रहे हैं। ना हमने ईरान के ऊपर हमला किया, ना जिसने ईरान के ऊपर हमला किया हमने बोला जी वेरी गुड, ये सही बोला। ऐसा भी नहीं हुआ है। तो फिर ईरान क्यों ऐसी बातें कह रहा है? ना ईरान ने इंडिया को हमला किया क्योंकि वो फ्रेंड है ना, इसलिए। ना भारत ने ईरान को चुना है ना यूएई को। अब देखिए हमने ईरान के साथ भी तो हमने डील करी है। चाबार कोड बनाया कि नहीं बनाया गौरव हमने? जब हमने चाबार कोड बनाया तो यूएई ने ये तो नहीं बोला कि तुमने चाबार कोड क्यों बना लिया, ईरान के साथ ऐसा क्यों कर लिया। हमारे सबसे अच्छे रिश्ते हैं। कल अगर सैंक्शन हट जाएंगे हम ईरान से भी तेल खरीदेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी को भारत को डिक्टेशन देने की जरूरत है। जी आप चुन लीजिए, हम चुन चुके हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे डॉक्टर जयशंकर हो, चाहे पूरी हमारी फॉरेन पॉलिसी का अपरेटस हो, जो भारत की सरकार है वो भारत के साथ। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर है उसका रुख करता हूँ। ब्रिक्स के साथ जुड़ी हुई ब्रिक्स की बैठक के दौरान ईरान के ब्रिक्स की बैठक में ईरान यूएई के बीच में थी कि मंत्री अब्बास अरागची और यूएई के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल बरार के बीच में की नोकझोंक की खबर आ गई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बातचीत दौरान शब्दों का लहजा काफी सख्त था। हालात बिगड़ते देख रूस के विदेश मंत्री आयोग को दखल देना पड़ा। बताया जा रहा है कि लावरोव ने हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों को शांत करवाया और बैठक को आगे बढ़ाया गया। ब्रिक्स के देशों में आमतौर पर ऐसी कोई खबरें आती नहीं। आपको लगता है कि ऐसी अंदर स्थिति बन गई होगी कि बहुत तनाव हो गया? ईरान और यूएई में तनाव क्यों हुआ वो ज्यादा मेरे को लगता है दर्शकों को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी पोजीशन आप कैसे देख रहे हैं? कुछ दिन पहले ये खबर आ गई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच गए यूएई बिल्कुल बातचीत करने के लिए। ईरान को पसंद नहीं आया। अब इसमें ईरान का क्या लेना देना और ईरान को क्यों नहीं पसंद आया ये भी मेरी समझ के बाहर। देखिए जी, अगर ईरान हमला कर रहा है यूएई, मैं 30 सेकंड में समझा जी, तो यूएई अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। यूएई मदद लेगा, चाहे अमेरिका से ले, चाहे इजराइल से ले, कहीं से भी। यूएई इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ईरान हमला करता है यूएई के अंदर जो अमेरिकन अड्डे हैं जहां से अटैक लॉन्च हुआ है ईरान के ऊपर, अगर ईरान वापस सैनिक अड्डों पर हमला करता है तो बात समझ में आती है टेट फॉर टैट। आपने हमारे ऊपर हमला किया, हमने आपके ऊपर। लेकिन दुबई के स्काई स्क्रेपर पर ड्रोन मार देना, 5 स्टार होटल पर ड्रोन मार देना, अल फुजैरा के ऊपर जो कि यूएई का इलाका है वहाँ पे ड्रोन मार देना, रास लफान के अंदर, अरामको की फैसिलिटीज के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये हमला किसने किया? तो दोनों तरफ हो रहा है सर, वो तो दोनों तरफ हो रहा है। आप ईरान में नहीं हुआ, ईरान में बहुत सारी जगहों पर हमले नहीं हुए। अमेरिका की तरफ से तेहरान में हमले किए गए। मैं ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी राइट नाउ। बिल्कुल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब साउथ पार्स पे इजराइल ने हमला करा था, पे हमले कर दिए गए। हाँ, तो जो साउथ पार्स पे हमला हुआ उसको सबसे पहले कंडेम करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। यूएस ने सबसे पहले बोला था कि साहब आप नहीं कर सकते, ऐसा मत करिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ठीक है, एनर्जी पे। तो यहाँ पे खेल हम जो देख रहे हैं, ईरान सबके तेल के कुओं में आग लगा रहा है, लेकिन कोई ईरान के तेल के कुओं में आग नहीं लगा रहा है। मैं बड़ी देसी बड़ी सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अटैक नहीं हो रहा है। खड़ग आइलैंड में हुआ था, वो भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ था, ऑयल पे नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूँ। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। सर्गेई लावरोव कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया संकट में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है, यूएई में बातचीत करवा सकता है भारत। तो भारत क्या मीडिएटर की भूमिका में नजर आ सकता है, लेकिन लावरोव को लगता है कि हाँ भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इस समय जो क्राइसिस मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसको लेकर। See that Pakistan is helping establish dialogue between Iran and the United States to Sergei resolve the urgent Lavrov हाल to निकाल जा। resolve the existing crisis. And if we speak long term, we need to have a dialogue between Iran and the United States. And if we speak long term, we need to have a dialogue between Iran and the United States. बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है। आप देख रहे हैं
mediator between Iran and its Arab friends. Well, this role could be played by South England, France. considering मतलब its साथ में vast दोस्त हैं diplomatic experience and authority in the cloud. अरागज़ीर हॉर्मुज़ पर घमासान दुनिया परेशान। ट्रंप की यलगार फिर होगा प्रहार। बाचे दिया बमबारी कौन किसकी भारी। ये मुझे पता है यूएसए कर रहा है, उसको भारी डाल रहा है। ड्रैगन की एंट्री से बदलेगा खेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात दौरा करेंगे जिसकी चर्चा खत्म, युद्ध शुरू। दौरा खत्म। बीजिंग में की राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में की। अमेरिका ने ईरान के 14 पॉइंट्स के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तेहरान टाइम यूएस ने कहा ईरान ने युद्ध खत्म करने और परमाणु मुद्दे पर समाधान के लिए 2 चरणों वाली बातचीत का प्रस्ताव दिया था। पहले चरण में सभी मोर्चों पर युद्ध रोकने और तनाव कम करने की बात शामिल थी। ईरान चाहता है कि इसकी शर्तें माने जाने के बाद दूसरे चरण में परमाणु कार्यक्रम पर विस्तार से बातचीत शुरू हो, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए ईरान पर दबाव की अपनी नीति जारी रखी। तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। इसका मतलब देखिए दौरा पिछले कुछ खत्म, दिनों में लगातार अब बात युद्ध हो रही है शुरू। कि सीज़फायर किसी भी समय टूट सकता है, और खासतौर पर जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ था, मेजर गौर हमारे यहाँ ये होना ही था। ये मैं ये समझूं कि ये तो होना ही था, ये पॉइंट्स के ऊपर सहमति नहीं बन सकती। आप लगातार इसका जिक्र भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इनके बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ये गलत बात है। और इनके बीच में ईरान और अमेरिका जी ईरान और अमेरिका के बीच में इस तरीके से दोस्ती नहीं हो सकती जिस तरीके से अभी चल रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका का दुश्मन है। पोजीशन क्या ले वो अमेरिका से पंगा क्या है? ईरान ने बोला साफ अमेरिका हो गया अगर ईरान से पंगा ले रहा है, ये गलती कर रहा था ना इसमें, सिवाय वो डोंकी वाला ट्रम्प है ना, उसका यही सबक है। ऐसा लग रहा है ना कि ईरान जीत रहा है, ट्रम्प को जान से मर, अब ये डोनाल्ड ट्रम्प मर जाए तो अच्छा होता है। ना कर पाएगा। अगर ईरान में ऐसी बात हो जाए कि नहीं साहब हम तो कैपिचुलेट कर रहे हैं, अब तो हम अपने भारत में चीट करने की सबक यही होना चाहिए। फिर से उस दिन सड़क पे आ जाएगी। तो 35,000 प्रोटेस्टर्स को ईरान ने मारा था एक बार। दूसरी चीज है कि अमेरिका ने इतना ज्यादा बोल दिया है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नक्शे से तुम्हारी हस्ती मिटा देंगे। अब आज की तारीख में अगर अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करेगा तो फिर चुनाव जो है मिड टर्म इलेक्शन, क्योंकि नवंबर में होने वाले इस साल अमेरिका में, इसमें ट्रंप का चांस फिर कम हो जाएगा। तो आज की तारीख में दोनों ने अपनी पोजीशंस ले रखी है। इसमें सिंपल सा समाधान मैं आपको बताऊं। देखिए सुनिए, ये जो लेवरोव साहब है जिन्होंने बोला कि भारत को बीच में बढ़ना चाहिए था, अच्छी बातें हैं, मैं अग्री करता हूँ उनसे, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर भारत इसमें ना, भारत ये बोल दे कि हमारी कुछ जरूरत है, हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मध्यस्थ वाली भूमिका में आप भारत को नहीं देखते, ऐसा क्यों? उसका कारण है, देखिए बात यह है कि ईरान के फैसले ईरान के नहीं है। अगर ईरान के फैसले ईरान के होते तब भारत बीच में पड़ता, हमें बात समझ में आती। ईरान के फैसले ईरान के नहीं है, ईरान के अंदर गुट है, वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से गुट है। दूसरी चीज है कि दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय द चाइनीज। आपको क्या लगता है तनाव में झुके खन थे बात बोलेगा तो दूसरा गुट कुछ और बोलेगा। इन्होंने बोला हॉर्मुज़ खोल दो, दूसरा गुट 24 घंटे के अंदर कहता है बंद करो। किसने बोला खोलने के लिए? जब ऐसी बातें हो रही हैं सामने, तो भारत अगर बीच में पड़ता है मध्यस्थता करने के लिए, तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड भारत के लिए उभर गया। ये जिनपिंग सही बोल रहे हैं। चल भाई, हम इस अमेरिका का हॉर्मुज़ क्यों खोलेंगे? उसने चीर के आना पर ईरान से पंगा लिया है। करने की कोशिश किया कि क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो आप सहमत हैं कि 2-3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि तनाव में झुके हुए कंधे, क्वेश्चन मार्क है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कम आत्मविश्वास नजर आया राष्ट्रपति ट्रंप का एज कम्पेयर टू, अगर मैं नहीं खुलेगा ट्रम्प के बाद नहीं सुनना, वो चीट करेगा। बॉडी लैंग्वेज को शी जिनपिंग ने बात बोली कि जो अमेरिकन हैं उनका पावर कम हो रहा है। जी, अमेरिकन जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है वो वेन हो रहा है, वो कम हो रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं हाँ बिल्कुल अच्छा दे रहे हैं शी जिनपिंग, लेकिन देखिए जब से मैं आया हूँ तब से तो बड़ी तरक्की हो गई। उसके पहले स्लीपी जो बाइडन को स्लीपी जो बाइडन जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया वो बड़ा कमजोर था। मैं आपको बता रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग गए और हार के वापस आए। चलिए मैं हार के वापस आए। अब बताइए वहां पर क्या हुआ, क्रक्स क्या निकालते हैं आप, किस नजर से इवेल्युएट करते हैं इस पूरी मीटिंग? देखिए चाइनीज ने औपचारिक तौर पर कोई ज्यादा स्टेटमेंट पास नहीं करे। सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये था कि साहब ताइवान इज अवर रेड लाइन, ताइवान के ऊपर कोई बातचीत नहीं। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ हम आपके लिए अपने दरवाजे खोलते हैं, आप आइए यहाँ पे हमारे साथ ट्रेड कीजिए। ताइवान के बारे में इन्होंने बात नहीं करी, ये डर गए। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, ये घबरा गए क्योंकि पहले चाइनीज ने वार्न कर दिया था कि भाई ये हरकत मत कर देना, कभी गलती से भी मत कर देना ताइवान के ऊपर। दूसरी चीज ईरान के ऊपर क्या बात हुई, इसमें चाइनीज पक्ष कुछ नहीं बोल रहा, इसमें मार्को रूबियो बोल रहा है, इसमें बाकी लोग बोल रहे हैं, चाइना कुछ बोल ही नहीं रहा। तो भाई इनकी जब इतनी बड़ी मीटिंग हुई तो जॉइंट डिक्लेरेशन कुछ हुआ, कुछ एक साथ कुछ आया सामने कि नहीं साहब ईरान अब ये कह रहे हैं कि साहब चाइना भी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे। ये अमेरिकन का बयान है। तो कोई भी देश चाहे भारत हो कोई भी हो, हम ये बोलेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, बोलेंगे तो यही। लेकिन क्या चाइना ने कोई कमिटमेंट दी है इनको? क्या चाइना ने बोला है कि नहीं साहब हम ईरान से बात करके खुलवाएंगे इसको, डोंट वरी हम आपके साथ खड़े हैं? ऐसा नहीं बोला जी, ऐसा चाइना ने नहीं बोला है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद भी जो जंग की स्थिति है एज इट इज आपको नजर आता है? हाँ बिल्कुल, उसने ऐसा बोला ही नहीं था। वहीं पर हाँ शी जिनपिंग तो भाई कुछ नहीं इस तरह ही बोल रहा है, लेकिन उसने मैंने स्टडी करा है गौरव आ रहे सही बोल रहा है। जी, पर जिनपिंग वो अमेरिका से वो ऐसे नहीं कहा था, यही कहा था ऐसे। पुतिन पहुंच रहे हैं चाइना जी, तब जाके आपको असली में पता लगेगा कि गेम क्या हो रहा है। पुतिन के पहुंचने के बाद, ट्रंप के पहुंचने के बाद नहीं, पुतिन पहुंचने वाला है बीजिंग, तब आपको पता लगेगा पूरा गेम क्या। अब मैं एक ऑप्शन लोगों को नजर आ रही थी पूरी दुनिया को कि शायद ये मुलाकात बीजिंग में जो हो रही है उसके बाद चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं आगे से। आपको लगता है कि वो चीजें खत्म हो गई? अब भूल जाइए कि इस मीटिंग का असर ईरान जंग खत्म होने के ऊपर नजर आएगा, नहीं आएगा। आप एक बात सोचिए ना गौरव, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अपने दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनसे बात पूछता हूँ जी, कितना बड़ा हथियार है जो ईरान ने चाइनीज के हाथ में दे दिया। आप समझ लीजिए कि कितना ये न्यूक्लियर वेपन से बड़ा हथियार है। इसको मैं बात कर रहा हॉर्मुज को बोल रहे हूँ, हैं। बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मुज की मैं बात कर रहा हूँ जी। कितनी बड़ी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप सामने बात नहीं कर रहा है ईरानियों से, अमेरिकन जो हैं वो ईरानियों से बात नहीं कर रहे जी। वो चाइना गए हैं ईरान के बारे में बात करने के लिए। इसका मतलब अमेरिका ये विश्वास करता है कि चाइना के पास कुछ ऐसी होल्ड है कि जिससे अगर शी जिनपिंग एक कॉल करे तो वहां पे ईरान कॉम्प्रोमाइज कर ले और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। कम से कम अमेरिका तो ये मानता है, अगर अमेरिका ये नहीं मानता तो अमेरिका जाता क्यों? भाई डोनाल्ड ट्रंप जाते क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो एजेंडा जो हमें दिखाई दिया, एटलीस्ट 70% ऑफ द एजेंडा वाज दिस वॉर विद ईरान एंड द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसके ऊपर तो कोई कमिटमेंट मिली नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और एक और बड़ी खबर है उसका रुख करता हूँ। ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप हमला बोलते हुए नजर आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य तबाही अभी खत्म नहीं हुई और ऑपरेशन जारी रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को लेकर ट्रंप ने लिखा कि ईरान की सैन्य तबाही जारी रहेगी। साथ ही एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ट्रंप ने बोल दिया जो बाइडेन, अरे जो बाइडेन आ गए, उसके परमाणु कार्यक्रम पर हमारी पूरी नजर है। ट्रंप ने अब जो बाइडेन वापस प्रेसिडेंट हो जाए तो हम कितना खुश हो जाता है। को कब्जे में लेने का रास्ता नहीं निकला तो अमेरिका फिर से उसके न्यूक्लियर साइट के ऊपर बमबारी करेगा और दोबारा उन्हें भाई तबाह कर भाई। देगा। तो ये भी एक स्टेटमेंट दिखा रही है कि एक तरह से जो और बाइडेन कदम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ सीज़फायर टूटेगा, जंग शुरू होगी, एक बार फिर से जो 40 दिन के बाद रुक गई थी। आप सहमत हैं इस पोस्ट को? आपकी नजर से मैं देखूं, मैं पहले आपकी नजर से देखने की कोशिश करता हूं। आप कहेंगे कि बहुत सारी स्टेटमेंट में एक और है, इस तरह की ट्रंप बहुत बार सिचुएशन खड़ी कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं, वैसी एक सिचुएशन और उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल ठीक, यही कहना चाह रहे हैं। यही हुआ। लेकिन ऐसा क्यों है? चीन के साथ मुलाकात के बाद ये स्टेटमेंट, दोनों में अंतर। यही तो मैं कह रहा हूँ, चीन के साथ मुलाकात फेल हो गई इनकी। चीन ने कोई वादा नहीं करा। चीन ने ये नहीं बोला कि हम ईरान को फोन करके बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, या फिर ये नहीं बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ काम करेंगे। जी, चीन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हाँ बिल्कुल। अब फिर से गीता क्या सुना है यहाँ पर? ये जो गौरव आर्य के कह रहा है, बमबारी करेंगे, गौरव आर्य कह रहे हैं ये तो कर चुके हैं पहले भी। तो नया चाइना ने यही बोल रहे हैं, लेकिन चाइना ने तो उसने अमेरिका के नई बात कौन सी कर रहे हैं? उसने तो अगर साथ काम करने से कहा ही नहीं इसने। क्या ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जहां पर बमबारी हुई वहां
यूरेनियम ईरान मूव ही कर दे, क्या ये भी पॉसिबिलिटी होती है? देखिए, अभी 1-1.5 महीना ऑलरेडी हो चुका है, उनके पास समय था। बिल्कुल ईरान एक जगह यूरेनियम नहीं रखेगा, जैसे कि देखिए यूरेनियम एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज नुकसानदायक है बात पता। तो अगर ईरान को ऐसा लगा कि साहब US बाल का प्रयोग को यूरेनियम बंद कहाँ पे है, तो बुद्धिमानी तो यही है कि उसको शिफ्ट कर दे, कोई भी होगा शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो हो सकता है ईरान ने भी कर दिया हो, मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है ईरान ने देखिए वो सैटेलाइट से नजर तो पूरी रखी जा रही होगी ना ईरान के ऊपर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका शाम तो यही कर रहा होगा ना सैटेलाइट से यूरेनियम कैसे देखेगा? कि क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ पर पहले था, वहां से क्या मूवमेंट हो रही है, कुछ नहीं, अगर एक छोटा सा ट्रक निकल गया कुछ किलो यूरेनियम रख के, एक ट्रक जा रहा है, तो आपको क्या पता उस ट्रक के अंदर किस तरीके से लोडिंग करते हैं, कब सैटेलाइट जाती है, सबको पता है। चाइनीज विल टेल देम कि अमेरिकन नतान्स है, फॉर एग्जांपल नतान्स, ठीक है, नतान्स के अंदर उनका कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, चाइनीज उनको बता देंगे कि रात के 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हमारे लिए क्लियर विंडो है, चीन तो मैं पर कोई नहीं देख रहा, तुम कर दो। ट्रम्प का दावा, मतलब सैटेलाइट नहीं देख पाए तो 1-2 घंटे वहां से आप निकल तेल सप्लाई बचाना होगा इसमें डील में चीन की। फॉलो कर रहे हो वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, नहीं तो एक जॉन इब्राहिम की मूवी आई थी बर्बाद, शायद आपने भी देखी, वो पूरा जो पोखरण मूवी, तो उसमें वो वही दिखाया गया था वो कैसे सैटेलाइट की विंडो 2-4 घंटे की बनती है और वहां पर कैसे मूवमेंट होती है। हाँ, आपको अगर बेसिकली आप वही कहने की कोशिश करते हैं। दिलचस्पी चलिए इस बीच आज का सवाल भी हम ले लेते हैं कि आज का सवाल जो कमांड सेंटर में अपने दर्शकों को हम पूछ रहे हैं, ट्रंप दौरे के बाद ईरान से मुंह फेर लेगा चीन, क्या यह पॉसिबिलिटी होगी? आज YouTube के ऊपर आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे, इस सवाल के ऊपर जवाब भी दे सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पेज के ऊपर जाइए YouTube के ऊपर और अपना जवाब दीजिए, हाँ ना या फिर पता नहीं में, 3 ऑप्शंस आपके पास होंगी। इन विकल्पों के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके भी अपनी बात रख सकते हैं, इनफैक्ट अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेजर गौरवारी से मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेजर गौरवारिया, मुंह फेर लेगा चीन, कितनी पॉसिबिलिटी? ईरान से मुंह फेर लेगा चीन। आप हाँ नहीं और पता नहीं में चुन रहे हैं, नहीं कितने % आपको लगता है कि? मैं 100% कह सकता हूं कि चीन क्यों फेरेगा? चाइना को 90% तेल मिलता है सब्सिडाइज रेट पे, वो चाइना ने $400 अरब का MOU साइन कर रखा है। चाइना बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ईरान के अंदर। चाइना के कारण क्या है मुंह फेरने का, ये मुझे बताइए गौरव, कारण क्या, आप क्यों कह रहे हैं? अमेरिका के साथ बातचीत हुई है, कोई ना कोई रास्ता शायद निकल आया हो, ताइवान को लेकर कोई समझौता हो गया हो, अमेरिका ने बोला हो कि आप उधर मत जाइए, हम इधर नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, वो यूक्रेन के साथ समझौता हो सकता है, ताइवान के साथ तो कोई समझौता है ही नहीं जी। ताइवान के साथ क्या समझौता है? US बोलेगा ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, चाइना बोला वैसे तो मैं वैसे भी नहीं करना चाहिए, कुछ तुम करोगे क्या? चाइना करने नहीं देगा। देखिए ये सब ऐसी बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन का दौरा है वो फेल हो चुका है अकॉर्डिंग टू मी। जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में, एनालाइज किया, आज मैंने सवेरे से यही चीज़ें पढ़ रहा हूँ और मुझे जहाँ तक पता है मुझे यही पता है कि दिस इज फेल्ड, इट हैज बीन अ कैटास्ट्रोफिक फेलियर। ये एक बात यह है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ छोटे आदमी नहीं है, बहुत वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन अर्थ। आप जब जाते हैं वहाँ पे तो आप कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट चाइना से लेकर आए हैं। आप एक बात बता दीजिए, आप भी न्यूज़ देख रहे हैं, हम भी न्यूज़ देख रहे हैं, ये न्यूज़ चैनल है, 24 घंटे न्यूज़ चलती है यहाँ पे। अब आप एक बात बताइए, चाइना ने कौन सी ऐसी कमिटमेंट दी है ईरान को लेके जिसको आप बोलेंगे कि नहीं मेजर साहब मैं समझता हूँ ये विक्ट्री है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, चाइना ने ये कमिटमेंट दी। आपको लगता है कि जीरो कमिटमेंट आपको नजर आ रही है? मैंने तो नहीं देखा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और कुछ आपको खबरें दिखाता हूँ, खासतौर पर जंग से जुड़ी हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कूपर ने ईरान पर अमेरिका सेना के कमांडर बड़ा बयान। नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक ईरान का डिफेंस इंडस्ट्री 90% पीछे चला गया। हालांकि उन्होंने माना कि ईरान अब भी सीमित मिसाइल और ड्रोन हमले करने में सक्षम है और IRGC आज भी सत्ता में मजबूत पकड़ बनाए हुए। देखो बैटलशील्ड पे फिर से दावा किया है कि ईरान की मिसाइल ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी सेंटकॉम चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर ने खुद माना है कि ईरान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। IRGC ईरान में पूरी ताकत से काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री 90% तबाह हो गई है। Today, Iran can no longer attack with that mass and scale. And further, with 90% of its defense industrial base destroyed, Iran won't be able to reconstitute those weapons for years. अमेरिकी सीनेट में बोलते हुए एडमिरल कूपर ने कहा कि ईरान अब पहले जैसा खतरा नहीं रहा, लेकिन उसने बहुत सीमित हमले की क्षमता अब भी बचा कर रखी है।
ट्रंप प्रशासन पहले ही दावा कर चुका है कि ईरान की सैन्य ताकत तबाह हो गई है, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। हाल ही में आई CIA की रिपोर्ट ने अमेरिका की चिंता और बढ़ाई। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री नाकेबंदी के बावजूद ईरान 3 से 4 महीने तक टिक सकता है, यानी आर्थिक दबाव के बावजूद तेहरान तुरंत झुकने वाला नहीं। CIA का आकलन है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता अब भी काफी मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास प्री वॉर के करीब 70% मिसाइल स्टॉक और 75% मोबाइल लॉन्चर अब भी मौजूद है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और नई रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज के पास के 30 ठिकाने बाहर, मिसाइल ठिकानों में 30 तक उसकी पहुंच फिर बहाल हो चुकी है और उसका बड़ा मिसाइल भंडार भी सुरक्षित है। सैटेलाइट सुरक्षित है। अरे भाई बंडाल का पूरे मिसाइल से ईरान के पास। और फिर ऑपरेशनल हो रही है। ईरान की मिसाइल भी एक्टिव है। उधर अमेरिका ईरान पर पूरी नजर बनाए हुए है, न्यूक्लियर साइट्स पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। यानी तस्वीर साफ, अमेरिका ने ईरान को भारी नुकसान जरूर पहुंचाया है, लेकिन तेहरान अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। हर्मुज से लेकर मिसाइल टनल तक ईरान अब भी जवाबी वार की क्षमता दिखा रहा है। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट सामने आती है और उसमें बहुत सारी दावे किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक कहा जा रहा है कि 90% पीछे चला गया हो ईरान, लेकिन अभी भी उसमें क्षमता है। मेजर गौरव इस रिपोर्ट को किस तरह से, मैं 2 चीजें जानना चाह रहा हूँ। 90% पीछे चला गया, लेकिन पीछे जब जाते हैं तो वहाँ चीन खड़ा नजर आता है, जो आप कहते हैं रूस खड़ा हुआ नजर आता है। आपको लगता है कि सिचुएशन पहले जैसी ईरान के लिए नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं, जो कुछ भी उनको नुकसान हुआ है खासतौर पर हथियारों का चीन रूस बढ़ने का? मैं कन्विंस नहीं हूँ इनके स्टेटमेंट, जो अमेरिकन जनरल ने स्टेटमेंट दिया है कि 90% उसकी सैन्य क्षमता कम हो गई है। देखिए बात 90% आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका बेस क्या है, क्या कैलकुलेट। अभी भी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम किसने खड़ी करी? ईरान ने। आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आपको देखते हुए लगता है कि ईरान की 90% सैन्य क्षमता खत्म हो चुकी है? भाई दिक्कत कहाँ से हो रही है? दिक्कत कहाँ से हो रही है? दिक्कत तो वहीं से हो रही है। बिल्कुल भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसको ब्लॉक करके रखा है। तो ये क्षमता ये नहीं कि उसके पास कितने नट, कितने बोल्ट, कितने तार हैं, कितने बम है, मिसाइल। अरे जो उसका काम है वो काम कर रहा है। जब ईरान अपना काम कर रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी 90% क्षमता, 90% क्षमता यानी कि सिर्फ 10% बाकी है। सिर्फ 10% तो बाकी है, तो खत्म करो फिर 10%। क्यों नहीं कर रहा है? कि ये रिपोर्ट ये भी इशारा कर रही है कि 10% में यूनाइटेड आपने, स्टेट ऑफ अमेरिका के बच्चे उसको भी बचाया हुआ है, आपने इधर बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर तक पूरा बचाया हुआ है, तो वो पॉसिबल आपको नजर नहीं आता। लेकिन नुकसान तो हुआ होगा ना? नुकसान बहुत हुआ है ईरान में, बमबारी का। यहाँ तक बोल दिया गया कि नेवी तो खत्म ही कर दी आपकी, खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई। देखिए गौरव देखिए, नेवी उनकी थी नहीं कभी ज्यादा। जी, नेवी उनकी ना के बराबर होर्मुज थी, के एयरफोर्स पास उनकी ना के बराबर थी। उनके पास ऐसी कोई, उनकी रॉकेट फोर्सेस बहुत गजब की हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईरान की रॉकेट फोर्सेस, ईरान के जो ड्रोन, वो पूरा इकोसिस्टम है, दैट इज फैंटास्टिक, वर्ल्ड क्लास है वो। इसमें कोई मतलब कोई शक नहीं कर सकता, वो है। लेकिन ये बोलना कि साहब 90% हमने ईरान की ताकत खत्म कर दी, तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई। 90% किसका 90%? पहले कितना था, अब कितना है? कोई 90% को आप क्वान्टिफाई करिए ना। और दूसरी एक और चीज़ है, कल ही हमने खबर पढ़ी थी, शो में हमने बताया था, क्या बताया था कि चाइना जो है और अन्य देशों से ईरान को हथियार भेज रहा है। ये बात हुई थी थर्ड कंट्री से जी। और चाइना की जो कैपेसिटी है बनाने की, अब देखिए चाइना के पास एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, चाइना ईरान का देखा टेक्नोलॉजी है, J-35, ठीक है, J-35 इज द 5th जनरेशन फाइटर। अंडरग्राउंड में देखा है सीक्रेट भंडारा का मिसाइल, J-35 पाकिस्तान को। सर अगर चाइना ये कहता है कि आप हमें इतना तेल देते हैं, पूरा भंडारे के मिसाइल से 5 स्क्वाड्रन हम आपकी, ये सब छुपे हैं अंदर। कर सकता है चाइना। अमेरिका को उन्हें पता नहीं चला, फिर क्या होगा? चाइना ईरान इसलिए अंडरग्राउंड में उस पर छुपाइए। चाइना तो भेज ही सकता है। मेरा एक और सवाल है कि ऐसी रिपोर्ट्स मतलब सार्वजनिक क्यों की जाती है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो? बहुत सारी रिपोर्ट्स पे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान को और मजबूत दिखाने की भी कोशिश हो। बेशक वो 90% वाली स्टेटमेंट हो, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास अभी भी सीमित क्षमता है। ऐसा क्यों होता है? डिसइंफॉर्मेशन होती है लड़ाई में, डिसइंफॉर्मेशन होती है जी। आप अपने आप को हर समय और बताने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया के सामने
कि साहब आप झुकेंगे नहीं और आप किसी से डरते नहीं है, और दूसरा आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा। जैसे अमेरिका ने बोला है कि 90% उनकी सैन्य क्षमता जो है वो बर्बाद हो चुकी है, विच आई डोंट बिलीव टू बी ट्रू। मुझे नहीं लगता कि तो आपको ये लग रहा है कि 90% नहीं, नुकसान तो हुआ है, इसमें तो दो रह नहीं है। नुकसान बहुत हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है ईरान का। मुझे 90% का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा जी। इसका लॉजिक क्या है 90% का? 89 क्यों नहीं, 95 क्यों नहीं? अप्रोक्सीमेट होता है ना कि ठीक है, एक लगभग आपको बता दी गई कि इतना हो सकता है। ठीक है, आपके पॉइंट कि बाकी अगर 90% हुआ है तो उसका कोई ना कोई तथ्य तो आपको रखने होंगे, फैक्ट क्या है उसके ऊपर डेफिनेटली बात होनी होगी। कमांड सेंटर में मैं आगे बढ़ता हूँ, बात करूंगा अमेरिका की। अमेरिका से तनाव पर ईरानी विदेश मंत्री की एक स्टेटमेंट आई है। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर अब्बास अरागची ने स्टेटमेंट दी है। अरागची कह रहे हैं कि भरोसे की कमी की वजह से टकराव चल गया है। एक हमारा भरोसे की कमी की वजह से उसका टकराव हुआ है। नाम अब्बास ये अहम है। बड़ी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका से तनाव के ऊपर ईरान के विदेश नाम मंत्री भी की स्टेटमेंट है। न्यूज 18 इंडिया ने एक सवाल पूछा हमारे संवाददाता ने, और सवाल के जवाब के ऊपर अब्बास। भरोसे की कमी की वजह से टकराव वाली स्थिति बन गई। देखिए, भरोसा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रही है, मैं बयान थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगा। आपको लगता है कि भरोसा कम है? अरागची की स्टेटमेंट अमेरिका तो एक वो भी तो जोधपुर में थे ना, हम उससे मिल के आए थे। ट्रंप बोल रहे थे कि उसका नाम अब्बास बोहरा है। के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसका नाम अब्बास बोहरा है। न्यूक्लियर नहीं बनाने दोनों वाला। दो अब्बास हैं। तो बेसिकली भरोसे वाली बात तो एक पॉइंट तो है। देखिए, भरोसे वाली बात बिल्कुल है कि भरोसे की कमी है। ईरान इनके ऊपर नहीं करता, दो ईरान अब्बास के ऊपर सेम है। नहीं करते, ये बात तो सच है। ठीक है, लेकिन ईरान के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ईरान के पास पैसा आ रहा है तेल से। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान का जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हाथ मत लगाना, जो इसका गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हाथ मत लगाना। आपको क्यों लगता है कि चाइना इतना पीछे पड़ा ईरान के? क्योंकि ईरान के पास तेल है, ईरान के पास बहुत ज़्यादा तेल है, और वो तेल 90% अपना चाइना को देता है, गैस चाइना को देता है। जाहिर सी बात है, चाइना एंड ईरान आर फ्रेंड्स। तो अगर आप ये कहते हैं कि साहब सैन्य क्षमता जो है उसको छोड़िए, एक मिनट, कितनी मिसाइलें हैं वो छोड़िए, कितने ड्रोन है छोड़िए, हम ये देखेंगे, हम मार्क करेंगे ईरान के पास कितने तेल के कुएं हैं, हम ये देखेंगे कितनी रिफाइनरीज हैं, और उन सब को हम मैप करेंगे। तब जाके आप जो फाइनेंशियल ब्लड स्ट्रीम है आप उसको रोक पाएंगे। उसके बिना आप लड़ते रहिए, वो भी लड़ते रहिए। चलिए, कुछ और बड़ी खबरें मेरे पास आ रही है, वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप का दावा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान के साथ बातचीत में मदद की पेशकश की है। ट्रंप के मुताबिक बीजिंग चाहता है कि हार्मोज खुला रहे क्योंकि चीन के बड़े तेल हित इससे जुड़े हुए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि शी जिनपिंग ने भरोसा दिया है कि चीन ईरान को कोई सैन्य उपकरण नहीं देगा, लेकिन पॉइंट यही है कि क्या कोई और रास्ता है जिसके जरिए जो हथियार है वो दिए जा रहे हैं। She would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. If President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. तो वाकई क्या पेशकश की गई है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन ईरान संकट पर एक और बड़ी खबर है। चीन ने बड़ा बयान देते हुए व्यापक और स्थायी युद्ध विराम की मांग की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बल प्रयोग किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि एक बंद कड़ी है। बीजिंग ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का स्वागत करते हुए कहा कि हार्मोज समेत समुद्री व्यापार मार्ग जल्द खोले जाने चाहिए। चीन ने चेतावनी दी कि इस संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है। डेफिनेटली इस समय पूरी दुनिया महसूस कर रही है। भारत में 3 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और असर तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन क्या चीन की स्टेटमेंट इस युद्ध को रोकने, हार्मोज को खुलवाने के लिए कारगर साबित होगी? ये बड़ा सवाल। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर। 4 घंटे का ये बेशक दौरा था, लेकिन ये गर्मजोशी के साथ हो रही मुलाकात, बेशक पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात के ऊपर है। और 4 घंटे की मुलाकात में ऊर्जा सेक्टर के ऊपर क्या कुछ समझौते हैं, ऊर्जा सेक्टर में कुछ समझौते हुए जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर रहा था। आपको ये भी बता दें कि यूएई के बाद जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो नीदरलैंड्स का है। नीदरलैंड्स के लिए यहां से प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। तो इंडियन एनर्जी सेक्टर को बूस्टर डोज मिलेगा इस मुलाकात के साथ। 4 घंटे की मुलाकात रही है और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो रहे हैं।
आपको ये भी बता दें कि वहां जाकर भी आप कहिए कि अहम मीटिंग्स में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, लेकिन यूएई क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट की जंग बहुत दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, उसी तरह से मुलाकात हुई और इस बीच नजरें भारत की भी पूरी दुनिया निकलने वाला है, अब निकल जाएगा। मेजर गौरव आर्या, हम बात कर रहे थे, आपने पहले भी जिक्र अब किया तो की मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था, जिस तरह से शी जिनपिंग और मोदी पैक्ट हो गए, एक तस्वीर ये भी है जहां पर प्रधानमंत्री फिर दुबई गए, गो टू गए नीदरलैंड। मुझे कहना Is a है कि God अमेरिका to के God. राष्ट्रपति हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं जी लेकिन ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि जैसे वो बच्चों को पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाते हैं ना कि शिकायत कराए और नंबर अच्छे नहीं आए, जी तो बिल्कुल उदास तो शी जिनपिंग के सामने वो ऐसे आपको लग रहे हैं। हाँ, शी जिनपिंग का एक अलग दौरा था वहाँ पे, शी जिनपिंग एक अलग पावर प्रोजेक्ट कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे थे कि जो दबे हुए से कुछ बोल नहीं रहे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की एक खासियत है, जो उनके मित्र हैं ना, जो उनके दोस्त हैं, लाइक यूरोप में हैं उनके अलाइंस, सबसे ज़्यादा बेइज्जती अपनी दोस्तों की करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखिए कियर स्टारमर के लिए क्या बोलते हैं वो, और जो चांसलर है जर्मनी के लिए उनके लिए क्या बोलते हैं, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या बोलते हैं, ये सबके लिए इनके पास अपशब्द है कहने के। किस तरीके से उन्होंने बेइज्जती करी जापान के प्राइम मिनिस्टर की, विच वाज रियली शेमफुल। उन्होंने उनको पर्ल हार्बर का एक वहाँ पे एग्जाम्पल दिया और सब, तो ये जानबूझ के करते हैं। लेकिन जहाँ डोनाल्ड ट्रंप को ये पता लगता है कि मुझसे बड़ा खिलाड़ी सामने है, तो डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप से दुबक जाते हैं। वो बिल्कुल तब उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो आप। पुतिन के सामने जब डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं तो यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड गौरव, पुतिन के सामने जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अपने बड़े भैया से मिलने जा रहे होंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट वो इतनी इज्जत देते हैं पुतिन को, वो इतनी इज्जत देते हैं शी जिनपिंग को, लेकिन वही लोग जो उनके साथ खड़े हैं 70-80 साल से, आप देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री को किस तरीके से लताड़ते हैं। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप की आदत। चलिए डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा था, लेकिन नजर तो इस समय इसके ऊपर भी है जो मुलाकात यूएई में हुई है। ट्रंप दौरे के बाद ईरान से मुंह फेरेगा चीन नहीं। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैसेज देने की कोशिश है उसके जरिए भी पूरी दुनिया को, या फिर नहीं। 4 घंटे की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री वहां से क्योंकि इसलिए इस बीच आज का सवाल जो अपने दर्शकों के सामने जिनपिंग ने उसने कहा, दौरे के बाद ईरान से मुंह फेरेगा, लेकिन जिनपिंग ने तो कहा हमारे पास जो जवाब पहुंचा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज का पोल रिजल्ट क्या कहता है? डोंट वरी, हम तुम्हारे होमोस को ले गए, ईरान से पूछे गए, को लगता है कि हाँ ईरान से मुंह फेर लेगा, जबकि 71% लेकिन ऐसी बात नहीं था। शी जिनपिंग ने तो उसका कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपके साथ सहमत है सारे दर्शक। अमेरिका से गए होमोस खुलवा कर, उसका ये बोला नहीं था, हाँ मैं भी यही मानता हूँ, बोला नहीं था, क्योंकि ईरान जो है वो चाइना के हाथ में एक बहुत बड़ा asset है। अमेरिका इसलिए था ईरान के थ्रू वो ईरान से पंगा लेकर कितना गलती कर रहा है ये। परेशान कर सकते हैं। जो गल्फ में वो देश है, हमेशा जो चाइना करते के हैं। सामने सैल्यूट नहीं करता उसको परेशान कर सकते हैं, वो सबको परेशान कर सकते हैं वहाँ पे। तो उनके लिए बहुत बड़ा जिसको कहते हैं हथियार है। टुडे ईरान इज अ बिग वेपन इन चाइनाज हैंड, और चाइना छोड़ेगा तो क्यों छोड़ेगा अमेरिका, क्यों छोड़ेगा चीन, ये बड़ा सवाल जरूर है। चलिए रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक। थैंक यू सो मच आपको बता, और आपको ये तो वैसे थैंक यू कहने हो सकता है तुमने लाइक कर दिए, कमेंट कर, ओके सी यू।